नमस्कार साथियों। आज मैं समायोजन की अप्रत्यक्ष युक्तियों के अंदर आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर प्रक्षेपण पर बात कर ली, औचित्य स्थापन पर भी बात कर ली और प्रक्षेपण और औचित्य स्थापन के अलावा हमने क्षतिपूर्ति पर भी बात की है। लेकिन मैं समायोजन की कुछ और अप्रत्यक्ष युक्तियों पर आज बात करना चाह रहा हूं। और जब हम समायोजन की अप्रत्यक्ष युक्तियों पर बात करते हैं, मैं बताना चाह रहा हूं कि समायोजन की अप्रत्यक्ष युक्तियों की चर्चा जब हम करते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि व्यक्ति जिंदगी के अंदर बहुत सारी चुनौतियों का सामना करता है। जिंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे पड़ाव जीवन में आते हैं जब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके सामने निराशा ही निराशा है और आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसे कोई न कोई युक्ति बनाकर और अपना समायोजन इस दुनिया के साथ करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको प्रक्षेपण के अंदर बताया कि एक व्यक्ति किसी दूसरे के ऊपर अपना आरोप मढ़ लेता है और आरोप को मढ़कर और वो अपना समायोजन करने का प्रयास करता है। जैसे मैंने आपको बताया औचित्य स्थापन के अंदर कि एक व्यक्ति किस प्रकार दूसरे पर मतलब कोई न कोई एक्सक्यूज बनाकर, कोई न कोई बहाना बनाकर और वो अपना समायोजन करने की चेष्टा करता है। तो क्षतिपूर्ति के अंदर व्यक्ति अपनी एक भाग में कमी या एक भाग में क्षति की पूर्ति वो दूसरे भाग में करता है, यानी एक क्षेत्र में उसकी जो कमी है उसकी पूर्ति वो दूसरे क्षेत्र में करता है और इस तरीके से वो एडजस्टमेंट इस दुनिया के अंदर बिठाता है। आज मैं कुछ और समायोजन की युक्तियों की चर्चा यहाँ पर करना चाहूँगा। सबसे पहले हम लोगों ने प्रक्षेपण की बात करी है, मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया है। दूसरा, हम लोगों ने औचित्य स्थापन की बात करी है। औचित्य स्थापन के अंदर व्यक्ति क्या करता है, कोई न कोई बहाना बनाकर और वो समायोजन करने का प्रयास करता है। क्षतिपूर्ति के अंदर व्यक्ति की एक क्षेत्र में कमी है, जैसे व्यक्ति दिव्यांग है और वो कक्षा में फर्स्ट आ जाता है तो दिव्यांगता उसकी कमी है, लेकिन कक्षा में फर्स्ट आकर उसने अपनी दिव्यांगता की कमी की क्या कर दी, पूर्ति कर दी। या एक बदसूरत लड़का अपने व्यवहार को मधुर बना ले तो बदसूरती उसकी कमी है लेकिन व्यवहार मधुर बन गया, ये उसकी पूर्ति हो गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने समायोजन की कुछ युक्तियों को पढ़ने का प्रयास किया है और आज मैं इन युक्तियों से आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो करूंगा। और नेक्स्ट जिस युक्ति पर मैं बात करना चाह रहा हूं, मैं समायोजन की एक युक्ति हमारे जहन के अंदर आती है और वो युक्ति है विस्थापन। वो युक्ति कौन सी है, विस्थापन। देखिए विस्थापन कहिए चाहे आप इसे प्रतिस्थापन कहिए, एक ही बात है। आप इसे विस्थापन भी कह सकते हैं और आप इसे प्रतिस्थापन भी कह सकते हैं। समायोजन की युक्ति जिसको हम विस्थापन भी कहते हैं, जिसको हम प्रतिस्थापन भी कहते हैं, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, ये विस्थापन युक्ति क्या है, आम तौर पर जब भी किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है तो गुस्सा आने पर व्यक्ति थोड़ी देर के बाद वो गुस्सा किसी दूसरे पर क्या करेगा, हस्तांतरित करेगा, गुस्से को ट्रांसफर कर लेगा। और गुस्से को जब आदमी ट्रांसफर करता है ना तो उसका समायोजन हो जाता है, वो उसका जो गुस्सा है वो धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। तो कहने का मतलब विस्थापन की युक्ति की बात तब होगी जब मान लो किसी व्यक्ति को गुस्सा आया, कोई व्यक्ति है और इस व्यक्ति का नाम है, जैसे मान लो ए है और ये अपना गुस्सा किस पर ट्रांसफर कर रहा है, बी पर कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति अपना गुस्सा किसी पर ट्रांसफर करता है, गुस्सा किसी को दे देता है, तो समायोजन की युक्ति क्या है, विस्थापन। देखो आप फिजिक्स के अंदर गति पढ़ते हैं और गति के अंदर आता है ना विस्थापन, दूरी के लिए सदिश राशि के रूप में अपन विस्थापन का प्रयोग करते हैं। तो विस्थापन का मतलब यही है कि एक निश्चित दिशा में एक जगह से दूसरी जगह जाना, विस्थापन। तो यहां पर विस्थापन का मतलब साइकोलॉजी में क्या है कि जब आप समायोजन के अंदर आपको गुस्सा आया और वो गुस्सा किसी दूसरे पर ट्रांसफर कर रहे हैं। देखो प्रक्षेपण में और विस्थापन में फर्क है। प्रक्षेपण में हम अपनी गलती का आरोप किसी पर लगा रहे हैं, मतलब शब्दों से, और यहां हम अपना गुस्सा किसी पर हस्तांतरित करेंगे, दोनों में ये फर्क है। वहां
आरोप का हस्तांतरण हो रहा है और यहां किसका, वहां आरोप का, असफलता का, दोष का जो है किसी दूसरे पर ट्रांसफर हो रहा है और यहां हम अपना गुस्सा ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल, एक पति और पत्नी के अंदर झगड़ा हो जाता है और झगड़ा होने पर पति और पत्नी के अंदर झगड़ा हो गया, पति क्या करता है, घर के बर्तन इधर उधर फेंकता है, थाली रोटी खा रहा है जिस थाली में, उस थाली को फेंक देगा। मान लो एक पति जो है रोटी खाना थाली के अंदर खाना खा रहा है और मान लो सब्जी के अंदर नमक ज्यादा हो गया, बिल्कुल नमक नहीं है, या सब्जी के अंदर जो है सपोज कोई बाल आ गया और उसको पत्नी पे गुस्सा आया, वो क्या करता है, थाली को, बटकी को, सब्जी को, रोटी को फेंक देता है। तो ये मतलब उसने अपना गुस्सा क्या किया, उन चीजों पर ट्रांसफर किया। मुझे आज दिन तक ये समझ में नहीं आता कि पति पत्नी से झगड़ा होने पर बर्तन फेंक देते हैं लेकिन कोई टीवी नहीं फेंकता, कोई मोबाइल नहीं फेंकता। क्यों? क्योंकि पति को भी पता है कि मोबाइल फेंकेगा, टीवी फेंकेगा तो नुकसान उसका ही होना है, उसी को 2-4 दिन बाद वापस लाना है। मोबाइल फेंकेगा, आजकल 40-40, 50-50 हजार, 1-1 लाख के आईफोन रखते हैं, OnePlus के फोन रखते हैं, महंगे क्वालिटी के फोन रखते हैं और फिर अगर फोन फेंकोगे तो खर्चा तो आपके ही जेब पर भारी पड़ने वाला है। तो पति भी बड़े समझदार प्राणी होते हैं, फेंकने में थालियां ही फेंकते हैं, मोबाइल नहीं फेंकते। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो और आप मोबाइल फेंक दो, बर्तन फेंक दो, ये कौन सी युक्ति है? विस्थापन युक्ति है। ऐसे आपको जानकारी हो ये, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं समायोजन की युक्तियों में जब भी सवाल आएगा ना तो आपके एग्जाम्पल के रूप में ही आएगा, ठीक है ना। तो यहां एग्जाम्पल के रूप में विस्थापन युक्ति में बता रहा हूं, पति का पत्नी से झगड़ा होने पर, पति का पत्नी से झगड़ा होने पर बर्तन या मोबाइल वैसे फेंकते नहीं है लेकिन लिखने में लिख देता हूं, ठीक है ना, बर्तन या मोबाइल फेंकना, ठीक है। और वैसे बर्तन की जगह एक ही शब्द लिखो, या तो मोबाइल लिख दो या बर्तन लिख दो, दोनों एक साथ लिखने की आवश्यकता है नहीं। परीक्षा के अंदर कोई भी दे दे, बर्तन दे दे, मोबाइल दे दे, कुछ भी दे दे, ये फेंकना, चकला बेलन फेंकना। देखो, पति को गुस्सा आएगा, थाली, खाने की थाली फेंक देगा, पत्नी को गुस्सा आया तो चकला बेलन फेंक देगी पति के सिर पे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से समायोजन कर लेते हैं, एडजस्टमेंट, गुस्सा थाली फेंक देते हैं और 5 मिनट बाद गुस्सा अपने आप ठंडा भी कर लेते हैं। तो ये चीज होती है। इसी तरीके से मैं बताना चाह रहा हूं एक एग्जांपल और आपके सामने। मान लो एक, जैसे उदाहरण के तौर पर एक कर्मचारी है और एक अधिकारी है। ऑफिस के अंदर अधिकारी ने कर्मचारी को डांट दिया और कर्मचारी क्या करेगा, अपना गुस्सा दूसरे जो लोग आ रहे हैं ना काम से उस दफ्तर में, उनके ऊपर गुस्सा निकालता है। या फिर स्कूल के अंदर देख लो, प्रिंसिपल ने ऑफिस के अंदर अध्यापक को डांटा और अध्यापक क्या करेगा, कक्षा में जाएगा और बच्चों की धुनाई करेगा। तो कहने का मतलब प्रिंसिपल का गुस्सा बच्चों पे निकाल, प्रिंसिपल पे तो गुस्सा निकाल नहीं सकते लेकिन प्रिंसिपल ने जो बोल दिया उसका गुस्सा बच्चों पे निकाल दिया। या उदाहरण के तौर पर, जैसे आपको जानकारी हो, एक जैसे मान लो आदमी है, उसको ऑफिस में अधिकारी ने डांट दिया, घर पे आएगा, घर पे आने के बाद बच्चों को मारेगा। तो कहने का मतलब वो भी अपना गुस्सा ट्रांसफर कर रहे हैं। और एक बालक भी पिता से डांट खा ली और पिता से डांट खाने के बाद में वो खेल के मैदान में जाते हैं और वहां पर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, यानी जो गुस्सा है ना वो बॉल पे निकाल देते हैं। तो ये भी एक प्रकार का विस्थापन युक्ति के अंतर्गत आएगा। तो मैं बताना चाह रहा हूं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में, एक कर्मचारी का अधिकारी से डांट खाने के बाद दूसरे व्यक्तियों पर गुस्सा निकालना। डांट खाने के बाद दूसरों पर गुस्सा निकालना। कई लोग कलीग्स के साथ गुस्सा निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जब भी गुस्से के ट्रांसफर का कोई एग्जाम्पल आएगा ना तो आपके समायोजन की युक्ति कौन सी होगी, विस्थापन होगी। तीसरा मैंने कहा, जैसे एक व्यक्ति दफ्तर में अधिकारी से डांट खाकर घर आता है, अधिकारी से डांट खाकर घर आता है तथा घर पर बच्चे को मारता है,
तो ये भी समायोजन की युक्ति कौन सी हो जाएगी? विस्थापन हो जाएगी। ये समायोजन की युक्ति कौन सी है? विस्थापन है। और विस्थापन के अंदर एक एग्जाम्पल मैंने आपको और बताया, जैसे उदाहरण के तौर पर एक बच्चा है और वो पापा से डांट खाता है और डांट खाने के बाद खेल के मैदान में जाकर बढ़िया बैटिंग करता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर राहुल पिता से डांट खाने के बाद, देखो नाम तो कुछ भी लिख दो, राहुल लिख दो, राहुल पिता से डांट खाने के बाद खेल के मैदान में जाकर अच्छी बल्लेबाजी करता है। तो कहने का मतलब उसने अपना सारा गुस्सा किस पे निकाल दिया? बॉल पे निकाल दिया। अच्छी बल्लेबाजी करता है, अच्छी बल्लेबाजी। ध्यान दे, कहने का मतलब यह है कि यहां दिमाग के अंदर रखना है कि सपोज करिए जाकर अच्छी बल्लेबाजी करता है। तो यहां विस्थापन की युक्ति है, और विस्थापन की युक्ति जब भी आएगी तो आप समझ लीजिए कि विस्थापन की युक्ति के अंदर गुस्सा जो है वो किसी दूसरे पर क्या होगा? शिफ्ट होगा। मैंने आपको क्या बताया? देखो कितने भी एग्जाम्पल है, पति का पत्नी से झगड़ा हो जाता है, झगड़ा होने के बाद में पति बर्तन फेंकता है तो भी विस्थापन, पति पत्नी से झगड़ा होने के बाद में बच्चे को मारता है तो भी विस्थापन, क्योंकि पति पत्नी में झगड़ा हो, पति की इतनी हिम्मत तो है नहीं बेचारी पत्नी पे हाथ लगाए, क्योंकि पति भी पत्नी पर गुस्सा तो आ रहा है लेकिन पत्नी से डरता है, उस पर तो हाथ लगाता नहीं है, लेकिन वो बच्चे को मारता है, विस्थापन हो गया। वो बर्तन फेंकता है, गुस्सा उसको पता है बर्तन तो टूटेंगे नहीं और गुस्सा भी निकल जाएगा, मोबाइल फेंकेंगे तो खर्चा आएगा। और पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो और पति जो है घर के कुत्ते को मार दे तो भी विस्थापन, बच्चे को डांटा और बच्चा जाकर खेल के मैदान में बल्लेबाजी करके आए तो भी विस्थापन, कर्मचारी को अधिकारी ने डांटा, कर्मचारी ने गुस्सा दूसरे पे निकाला तो भी विस्थापन, और हेडमास्टर ने टीचर को डांटा और टीचर जाकर कक्षा में बच्चे को मारता है तो भी विस्थापन। तो समायोजन की ये सारी युक्तियां जिसमें आप अपना गुस्सा किसी दूसरे पर ट्रांसफर करते हो। ध्यान देना, विस्थापन की युक्ति के अंदर समायोजन करने के लिए व्यक्ति क्या करता है? गुस्से का स्थानांतरण करता है, गुस्सा किसी दूसरे पर निकालता है, और जब गुस्से किसी और पर निकलेगा तो समायोजन की युक्ति कौन सी हो जाएगी? विस्थापन हो जाएगी। समायोजन की युक्ति कौन सी होगी? विस्थापन होगी। इसी तरीके से आपको जानकारी हो, समायोजन की एक युक्ति और आती है प्रतिगमन। कौन सी युक्ति है? 5वें नंबर पर। देखिए, नंबर आप लगाना चाहे तो लगाइए, नंबर नहीं लगाना चाहे तो मत लगाइए, नंबर लगाने की कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान दे, चौथे नंबर पर विस्थापन की चर्चा करिए। 5वें नंबर पर मैं बात यहां पर करना चाह रहा हूं, समायोजन की एक युक्ति है प्रतिगमन। कौन सी युक्ति है? प्रतिगमन। प्रतिगमन कहिए चाहे प्रत्यावर्तन कहिए, मतलब वापस लौटना। प्रतिगमन कहिए चाहे प्रत्यावर्तन कहिए। एक बात ध्यान देना, प्रति का मतलब होता है वापस और गमन का मतलब होता है लौटना। मतलब प्रति का मतलब वापस या कह सकता हूं पीछे, ठीक है, और गमन का मतलब क्या है? लौटना, मतलब पीछे जाना या पीछे लौटना। जब आप अपना समायोजन करने के लिए अपनी उम्र से पीछे जाकर व्यवहार करते हो, अपनी उम्र से पीछे जाकर जब व्यवहार करते हो तो समायोजन की युक्ति कौन सी आएगी? प्रतिगमन। ध्यान देना, मैं बताना चाह रहा हूं कि जब हम अपनी उम्र से पीछे जाकर व्यवहार करें, समायोजन की इस युक्ति के अंदर क्या होगा? जब व्यक्ति अपनी उम्र से, व्यक्ति कह दूं चाहे बालक कह दूं, कोई भी अपनी उम्र, जो भी उसकी उम्र, उससे पीछे जाकर, मतलब छोटी उम्र की तरह व्यवहार करे, अपनी उम्र से पीछे जाकर, या यूं कह दूं कि कम उम्र की तरह व्यवहार करे तो समायोजन की युक्ति कौन सी होगी? आपको जानकारी हो, व्यवहार करे तो प्रतिगमन युक्ति है। तो कौन सी युक्ति है? प्रतिगमन युक्ति होगी। ये
एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दे, प्रति का मतलब होता है पीछे, गमन का मतलब होता है जाना। और जब एक व्यक्ति अपनी उम्र से पीछे जाकर व्यवहार करे तो समायोजन की युक्ति कौन सी होगी? प्रतिगमन। देखो सिंपल है, प्रक्षेपण मतलब फेंकना, आरोप को दूसरे के सिर फेंकना। औचित्य स्थापन मतलब विवेकीकरण, मतलब परिमेयकरण, मतलब बहाना बनाना, रैशनलाइजेशन। क्षतिपूर्ति, क्षति की पूर्ति, कमी है उसकी पूर्ति दूसरे फील्ड में टॉप करके करो। फिर विस्थापन, विस्थापन में गुस्से का विस्थापन करना है, गुस्सा ट्रांसफर करना है। और फिर प्रतिगमन मतलब प्रत्यावर्तन, यानी अपनी उम्र से, देखो प्रति का मतलब होता है पीछे, गमन का मतलब होता है जाना, और अपनी उम्र से पीछे जाकर जब व्यवहार करेंगे तो समायोजन की युक्ति कौन सी होगी? प्रतिगमन होगी। जैसे एग्जाम्पल सुनना, बड़ा दिलचस्प एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लो पति और पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, पति और पत्नी के बीच में झगड़ा होता है और पति अपनी मां की गोदी में सिर रखकर रोता है। पति और पत्नी में झगड़ा हुआ, धनी लुगाई में झगड़ा हुआ, और धनी अपनी मां मतलब औरत की सास उसकी गोदी में सिर रखकर रोता है। अब मुझे एक बात बताइए, मान लो 40 साल का 50 साल का नौजवान है। अब आप कहेंगे 50 साल का नौजवान, अरे भाई भारत के अंदर राजनीति को देखें तो 50 साल के 55 साल के भी नौजवान ही है, लेकिन 40 साल 45 साल 50 साल का आदमी और जब अपनी औरत से झगड़ा हो तो वो अपनी बूढ़ी मां की गोदी में सिर रखकर रोए। अब एक बात बताओ, मां की गोदी में सिर रखकर रोना ये 40 45 50 साल के आदमी का लक्षण है? नहीं, ये छोटे बच्चे का लक्षण है जो मां की गोदी में सिर रखकर रोता है। यानी कि पति का पत्नी से झगड़ा हो और पति मां की गोदी में सिर रखकर रोए, यानी अपनी उम्र से छोटे व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा है, और इसलिए समायोजन की युक्ति कौन सी हो जाएगी? समायोजन की युक्ति प्रतिगमन हो जाएगी। एक एग्जाम्पल और, पत्नी का पति से झगड़ा हो। अब देखो पत्नी और पति के झगड़े आम बात है, और मनोविज्ञान तो व्यवहार का अध्ययन है, तो पति पत्नी का झगड़ा तो आना ही है। पति और पत्नी में झगड़ा हो, पत्नी ने सपोज दिवाली आई, पत्नी ने पति को कहा मुझे इस दिवाली जो है आप निमोड़ी दे लाना, क्योंकि मेरे पड़ोसन है ना, उस पड़ोसन के पास में 10 तोले की निमोड़ी है। निमोड़ी, निमोड़ी पता ही है, निमोड़ी, तेगड़, तेवटिया, आड़, ठीक है ना, ये राजस्थानी महिला के आभूषण है। निमोड़ी, निमोड़ी आप सबको पता है, गले के अंदर पहनते हैं। निमोड़ी, आड़, तेगड़, तेवटिया, तिमणिया, ठीक है, ये गले के आभूषण है। तो पत्नी पति से कहती है दिवाली आए मुझे निमोड़ी दिलाना। पति ने आश्वासन दे दिया इस दिवाली तुम्हारी निमोड़ी पक्की। लेकिन कोरोना पेंडेमिक का काल है और पति को बोनस मिला नहीं। अब वैसे तो बोनस से निमोड़ी आनी नहीं है, लेकिन फिर भी पति ने पत्नी को आश्वासन तो दिया ही था, और जोक से बोनस भी मिला नहीं, और पति ने पत्नी को कहा यार इस बार तो तंगी है, तेरे को एक काम करते हैं 2 महीने बाद मैं निम्बोड़ी दिलाऊंगा। 2 महीने और हो गए, पति ने कहा अब होली को पक्की तुम्हारी निम्बोड़ी। अब होली आ गई, लेकिन होली को भी पति ने कोई ना कोई बहाना ठोक ही दिया और कहा कि बस 2 महीने महीना भर ठहर जा तेरी निम्बोड़ी पक्की। और ऐसे करके उसने 6 महीने और निकाल दिया। अगली दिवाली आ गई, लेकिन पत्नी को निम्बोड़ी नहीं मिली। अब पत्नी क्या करती है? अब पति जब मांग पूरी नहीं करता तो पत्नी के पास में अपना रोना धोना सुनाने के लिए एक ही साधन है, और वो है पत्नी की मां, मतलब पति की सास। मोबाइल ने पे फोन लगाती है और फोन लगाकर मां को कहती है मां मना निम्बोड़ी कोनी दे रावे, मतलब अपना रोना धोना सुनाती है। ए मां ओ साल भर हुई केरे आदमी रे पल्ले मनो बोंदी है, मनो निम्बोड़ी को नहीं दे रहा है। कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से रोना धोना सुनाना, इस तरीके से पत्नी अपनी मां को बताती है कि मेरा पति मुझे निमोड़ी नहीं दिला रहा है, और रोना धोना अपनी लोकल भाषा में सुना रही है। तो कहने का मतलब मारवाड़ी में रो भी रही है और अपना रोना भी सुना रही है। अब रोना सुनाना क्या 40 साल की औरत का काम है? ये तो छोटी बच्ची का काम है ना रोना। तो कहने का मतलब औरत अपने से कम उम्र की तरह व्यवहार कर रही है, इसलिए ये युक्ति कौन सी होगी? प्रतिगमन होगी।
देखो आमतौर पर जब भी रोने धोने की बात आएगी ना तो समायोजन युक्ति प्रतिगमन है। क्यों? क्योंकि रोना तो बच्चों का काम है और बड़ा आदमी रो रहा है मतलब बच्चों की तरह रो रहा है। और आपको एक एग्जांपल, 10 साल के बच्चे को गुस्सा आए, अब एक तो किसी और पे गुस्सा निकाले वो तो विस्थापन है, लेकिन 10 साल के बच्चे को गुस्सा आए और बिस्तर पर पेशाब कर दे। अब बिस्तर पर पेशाब करना, क्या 10 साल का बच्चा बिस्तर पर पेशाब करता है? नहीं, बिस्तर पर पेशाब करता है 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का बच्चा। इसका मतलब 10 साल का बच्चा 2 साल के बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है, अपनी उम्र से पीछे जाकर व्यवहार कर रहा है, समायोजन प्रतिगमन होगा या विस्थापन नहीं होगा। आप ये मत समझ रहा 10 साल के बच्चे ने बिस्तर पे पेशाब किया, गुस्सा ट्रांसफर किया। नहीं, गुस्सा कहां ट्रांसफर हुआ, ये तो पेशाब ट्रांसफर हुआ है, और पेशाब ट्रांसफर हुआ बच्चे ने उम्र से कम की तरह व्यवहार किया, प्रतिगमन युक्ति है। इसलिए अपने जहन में रखिएगा, अपने जहन में ये प्रतिगमन के एग्जाम्पल दिमाग के अंदर रखिए। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, पति का पत्नी से झगड़ा होने के बाद, पति का पत्नी से झगड़ा होने के बाद, पति का पत्नी से झगड़ा होने के बाद पति का अपने मां की गोदी में सिर रखकर रोना। पति का अपनी मां मतलब पत्नी की सास, पति का अपनी मां की गोदी में सिर रखकर रोना। देखो, पत्नी और पति में झगड़ा होता है और पति अपनी मां की गोदी में सिर रखकर रोता है कि मां थे कह रहे हूं बिया करायो तूने किससे, मतलब देखो यहाँ हिंदी बोलने वाले हिंदी भाषी भी स्टूडेंट है ना, तो मैं मारवाड़ी में कई बार लोकल लैंग्वेज में बोलता हूँ तो उसको ट्रांसलेट भी कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे मैं बाड़मेर की भाषा बोलूंगा तो सीकर का बच्चा, जयपुर का बच्चा, झालावाड़ का बच्चा वो उसको समझ नहीं पाएगा, या बाहर का आउट ऑफ राजस्थान का कोई बच्चा साइको पढ़ रहा वो समझ नहीं पाएगा, तो मैं उसको ट्रांसलेट भी हिंदी में कर देता हूँ। जैसे पति पत्नी में झगड़ा होता है, मैं पहले लोकल भी बोल देता हूं, कई बार पुट आता है पर वापस मैं शिफ्ट कर देता हूं उसको हिंदी के अंदर, तो आपको जानकारी हो। पति का पत्नी से झगड़ा होता है और पति मां की गोदी में सिर रखकर रोता है कि मां हूं तो शादी हूं पेल घणो राजी है तो तू मारो कितरो ध्यान रखती न, मैं लुगाई रे पल्ले मन बोल दिन भर कड़े केच 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 करती रहे। तो कहने का मतलब, अब इसको हिंदी में बोलूं, पति का पत्नी से झगड़ा होता और पति अपनी मां की गोदी में सिर रखकर रोता और सुनाता है, मां तूने किससे विवाह कराया है, ये औरत मेरी जिंदगी में आई उसके बाद जब भी मैं पूरा दिन थका हारा आता हूं फिर किच 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 करती रहती है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, और वो रोते रोते अपनी व्यथा सुनाता है। तो कहने का मतलब ये युक्ति कौन सी है? प्रतिगमन, अपना मन हल्का कर रहा है। दूसरी तरफ पत्नी का पति से झगड़ा हो, देखो दोनों ही बातें अपन कर रहे हैं, पत्नी का पति से और पत्नी का पति से। जब मैं ये घटना सुनाता हूं ना तो आप में से जो विद्यार्थी भी इन लेक्चर्स को देख रहे हैं उसमें से कई लोग तो अपनी खुद की दास्तान को याद कर रहे होंगे, कई पत्नियां याद कर रही होगी कि उन्होंने कब कब अपने पति से निम्बोड़ियां मांगी थी और पति ने आश्वासन दिए थे पर नहीं दिलाई थी और मां के सामने अपना रोना धोना सुनाया था। और कई पति भी जो इस लेक्चर को देख रहे हैं वो भी याद कर रहे होंगे कि कब कब उनकी औरत से झगड़ा हुआ था, उन्होंने अपने दोस्तों के सामने रोना सुनाया कि अपने पिता माता के सामने अपना रोना सुनाया। ठीक है ना? पत्नी का पति से झगड़ा होने पर, अब झगड़ा होने पे कह दो, या फिर देखो झगड़े का एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि पत्नी का पति द्वारा मांग पूरी न करने पर या गहना नहीं दिलाने पर, कुछ भी कह दो, मांग पूरी नहीं करने पर, जो मांगा है पत्नी ने वो पति ने नहीं दिलाया, पूरी नहीं करने पर अपनी मां को फोन लगाकर पूरी व्यथा सुनाना, फोन लगाकर रोते हुए अपना दुखड़ा सुनाना, रोते हुए अपना दुखड़ा सुनाना, अपनी व्यथा सुनाना, जो भी कह दो, अपनी कहानी सुनाना। ठीक है कि भाई मैं मारे पति हूं निबोड़ी मंगी दे रहा है को नहीं दे रहा, तुम की करो मान होना,
तो कहने का मतलब पत्नी ने पति से कोई मांग की, कोई डिमांड की और पति ने उस डिमांड को पूरा नहीं किया और तब पत्नी फोन लगाती है अपनी मां को और अपना रोना धोना सुनाती है, ये प्रतिगमन युक्ति है। तीसरी बात, 10 साल का बालक गुस्सा आने पर बिस्तर पर पेशाब करे, ये भी उम्र से पीछे जा रहा है। 10 साल का बालक, 10 साल का बालक गुस्सा आने पर बिस्तर पर पेशाब करता है, बिस्तर पर पेशाब करता है, मूत्र करता है, पेशाब करता है। देखो 10 साल के बच्चे को गुस्सा आता है और गुस्सा आने पर वो बिस्तर पर पेशाब करता है, तो पेशाब करना यहां देखो किसी दूसरे पर गुस्सा ट्रांसफर नहीं है, किसी दूसरे पर गुस्सा शिफ्ट किया होता ना तो विस्थापन होता। यहां बच्चे ने अपनी उम्र से पीछे जाकर व्यवहार किया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ध्यान देना, चाहे पति का पत्नी से झगड़ा हो, पति अपनी मां की गोदी में सिर रखकर रोता है, चाहे पत्नी का पति द्वारा मांग पूरी नहीं होने पर अपनी मां को फोन लगाकर रोते हुए अपना रुदन वार्तालाप सुनाया जाता है, दुखड़ा सुनाया जाता है, और 10 साल के बच्चे के द्वारा गुस्सा आने पर बिस्तर पर पेशाब किया जाता है। इन तमाम एग्जाम्पल्स के अंदर जो समायोजन की युक्ति आएगी वो कौन सी युक्ति आएगी साथियों? वो समायोजन की युक्ति प्रतिगमन आएगी। वो कौन सी युक्ति आएगी? प्रतिगमन आएगी। प्रतिगमन के अंदर अपनी उम्र से पीछे जाकर व्यवहार किया जाता है।